हेलो अस्सलाम वालेकुम। यस, वी हैव लास्टेड अनदर वीक, दिस वीक इन पाकिस्तान एपिसोड 2। अब तक तो नहीं उठाए गए, लिफाफे आने शुरू हो चुके हैं। उज़ैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने तोपे पहनी हुई है, तुमने खून में रंगे हुए हो तुम तो। आज मूड जो है वो जरा हैवी फायरिंग का मूड लग रहा है आज मुझे। जी बिल्कुल, कॉर्नर एफसी क्लब का आपने जैकेट पहन लिया है। यार, यूनाइटेड जिस वाले रोते बड़ा है वैसे। ये जो है ना, रोना धोना इनका चलता रहता है। गोल इज अ पाकिस्तान गोल की इज अ गोल। पाकिस्तान की तोपे हो या इंग्लैंड की, दोनों कभी कुछ नहीं जीती जंग। दोनों कुछ नहीं जीती। गुड वन। चैंपियंस ट्रॉफी हो या जंग, कुश्ती जीते। कभी नहीं जीती। हमने अहद तो किया हुआ था कि हम इस पॉडकास्ट में पीटीआई का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वजह होगा कहना कि दो बड़ी खबरें हैं। हमने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी 8-10 खबरों की, बट एक इंटरनेशनल बड़ी खबर है, एक नेशनल बड़ी खबर है। तो आप पहले क्या करना चाहेंगे, नेशनल या इंटरनेशनल? लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल। गाजा से स्टार्ट करते हैं। सीज फायर हैज बिन साइंड एज वी स्पीक। आई वाज लुकिंग एट द न्यूज़। थैंकफुली वो जो डील नेतन्याहू स्कटल एंड में करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हुआ। हमास टुक फर्म के हम अग्री करते हैं, और जो अग्रीमेंट है वो अब साइन हो चुकी है। तो संडे को फर्स्ट बैच ऑफ हॉस्टेजेस विल बी रिलीज्ड। उसके बाद जो फेज्ड विथड्रॉल है वो शुरू होगा। और सब्सिक्वेंटली उसी फर्स्ट फेज के अंदर सेकंड फेज और थर्ड फेज की नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। तो इट्स गुड न्यूज़ आफ्टर सो मच डिस्ट्रक्शन, वर्चुअल जेनोसाइड दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द आईसीजे, all sorts of violence unleashed on the people of Gaza that we haven't seen in the world since World War II. तो इट वाज गुड टू सी। मुझे वो एक वीडियो जो है मेरे सामने बार बार आती रहती है, ऑफ दैट जर्नलिस्ट जिसने आर्मर पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, और जब वो अनाउंस हुई तो उसने वीडियो पे उसे उतारा। तो बट लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। बट लास्ट पॉइंट ऑन दिस, एंड आई वुड लव योर रिएक्शन शहजाद, कि दिस इज द डोनाल्ड ट्रम्प इफेक्ट, वेदर वी लाइक इट और नॉट। Donald Trump called out Netanyahu's bluff and Hamas's bluff and said, you got to make a deal. To the extent to which मैं इजरायली मीडिया पढ़ रहा था कि नेतन्याहू ने एंड में उसके ऑनवॉय को कहा कि सैटरडे को शबात है तो हम काम नहीं करते। तो उसका जो ऑनवॉय है विटकॉफ, वो भी ही इज जूइश, तो उसने मेरी बीवी को कहा कि आई नो यू डोंट केयर अबाउट शबात, नीदर डू आई। ऑफिस खोलो और काम पे आओ, हमें ये डील करनी है। तो दिस इज हाउ दे फोर्स्ड Netanyahu on the Trump side to come to the table at the end. नहीं उज़ैर, I'd like to go further than you, क्योंकि इसी पॉडकास्ट पर हमने जब डिस्कस किया था डोनाल्ड ट्रंप का, मेरी एक राय ये थी कि पीटीआई वाले या पाकिस्तानी या मुसलमान, इवन जो मिशिगन में मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, मेरी राय ये थी कि ये एक एरर होगा। तो अगर फैक्ट्स जो आ रहे हैं या जो हकीकत है वो मेरी प्रिडिक्शंस को प्रूव रॉन्ग करते हैं, तो मैं तो बोलूँगा, बिल्कुल खुलकर बोलूँगा कि बिल्कुल मेरी राय ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप वुड बी हार्शर ऑन गाज़ा। अ, एंड जैसा भी डोनाल्ड ट्रंप है, जैसी भी उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, द फैक्ट दैट ही हैज़ फोर्स्ड अ सीज़फायर, इवन अगर ये भी है कि उन्होंने पहले एग्री किया हुआ था एंड डोनाल्ड ट्रंप वांटेड दिस विन, उन्होंने आके खुलकर बोला था व्हाइल ही वाज़ ऑन द इलेक्शन कैंपेन दैट ही इज़ इन टच विद नेतन्याहू। किस रोल में या किस पोज़ीशन में वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन कर रहे थे एज़ अ कैंडिडेट, वो भी सारी गलत बातें हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर कर दिया, और मेरी नज़र में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू ये था, आई थिंक डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो भी हैं, वो प्रायोरिटी में मेरे लिए एटलीस्ट नीचे आती हैं। फ़लस्तीन में जो हो रहा था, वो सीज़फायर होना ज़रूरी था। वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। मैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था, मैं डोनाल्ड ट्रंप को बुरा कह रहा था, मैं कह रहा था ये नहीं करेगा। तो अब अगर उसने कर दिया है, हैट्स ऑफ टू हिम, एंड आई एम गोना पब्लिकली एडमिट दैट आई वाज़ रॉन्ग। No, I agree, and I think there were many even on the US side. Mehdi Hassan, etc. मेरा भी व्यू था कि इतना जल्दी वो इतना प्रेशर नहीं डालेगा इसराइल पे। अब सवाल ये है कि वो अग्रीमेंट बैकडोर में नेतन्याहू के साथ क्या हुई है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। सम रिपोर्ट्स इंडिकेट कि उसने एग्री किया है कि एनेक्सेशन का जो इशू है वेस्ट बैंक पे, जो पहले एब्राहम अकॉर्ड में अल्टीमेटली ट्रंप ने ही प्रेशर डाला था कि यू कैनॉट एनेक्स, एंड इफ यू एनेक्स तो एब्राहम अकॉर्ड्स नहीं होंगे। तो उस पर कुछ अग्रीमेंट है टैसिट। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान पे अग्रीमेंट है सऊदीज के साथ टैसिट। वो सारी चीज़ें आने वाले महीनों में विल रिवील देमसेल्व्स, बट फॉर नाउ द विनर ऑन दिस इज डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज डिप्लोमेसी। तब अगर हुआ पता चला कि एक्चुअली तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉमिस कर दिया और ये एक फ़ॉल्स विक्ट्री थी, तब आकर उसको उस तरह से एनालाइज़ कर लेंगे। मेहदी हसन ने मेरे ख़्याल से ज़र्फ़ नहीं दिखाया। मेहदी हसन ने बोला हम तो हमेशा से कह रहे थे कि बाइडेन ये कर सकता है, अब देखो ट्रंप ने कर दिया। जबकि मेहदी हसन पब्लिकली शेम कर रहे थे जिल स्टाइन वोटर्स को, गद्दार तो नहीं, बट
उसी एक्सटेंट की बातें कर रहे थे कि जो थर्ड पार्टी वोट दे रहे हैं, दे विल मेक द सिचुएशन इन गाज़ा वर्स, वो डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्ट हैं। उन्होंने खुलकर, तब भी हमने बोला था बड़ा तज़ाद है इनकी पोज़ीशन में, कि ये एक तरफ कहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जेनोसाइड सपोर्ट कर रहे हैं, उस वक़्त दूसरी तरफ खुलकर उनको सपोर्ट करते थे और शेम करते थे जो लोग उनको वोट नहीं कर रहे। अब भी मेहदी हसन आकर कह रहे हैं, देखा, आई वाज़ राइट ऑल अलोंग। नो मेहदी हसन, यू वर रॉन्ग ऑल अलोंग, एंड द वे ही वाज़ ड्रैग्ड ऑन ट्विटर फॉर नॉट ओनिंग अप टू दैट आल्सो गेव मी द साइन कि बेटा ओन अप कर लो वरना ज़लील होने वाले हो। वो ना हमेशा करना चाहिए। आई थिंक हमारी पहली एपिसोड के नीचे कमेंट्स में नहीं किसी ने लिखा हुआ था कि उज़ैर की सारी प्रेडिक्शन गलत। मैंने कहा प्रेडिक्शंस गलत होती हैं, उसमें क्या आई वो एम होता है। देयर इज हैप्पी नो कि ये वाली नो हार्म इन एक्सेप्टिंग के प्रेडिक्शन आई गलत एम हुई। हैप्पी कि आपकी ये वाली प्रेडिक्शन गलत हुई है। सीज़ फायर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर यही सीज़ फायर एग्ज़ैक्ट ऑलमोस्ट डील वाज़ ऑन द टेबल, नेतन्याहू ड्रैग्ड हिज़ फीट। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान या इंटरनेशनल मीडिया या इस्लामिक मीडिया की कवरेज गलत होती है, टाइम्स ऑफ इज़राइल ने बोला कि 9th, 10th, 11th अक्टूबर तक हॉस्टेज डील वाज़ ऑन द टेबल। अगर आप तारीख देखें, वो ऑपरेशन कास्टलेट हो, वो उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हुआ था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट, दोनों में हॉस्टेज डील्स हुई थी। एक तारीख थी हॉस्टेज एक्सचेंज की, जब भी बात होती थी ब्रिंग द हॉस्टेजेस होम, वो सिर्फ इजरायली हॉस्टेजेस की होती थी। जो हज़ारों हॉस्टेजेस पैलेस्टीनियन इजरायली प्रिजन्स में हैं, उसकी बात कभी नहीं की जाती थी। हमने शुरू में भी देखा, जब एक हॉस्टेज एक्सचेंज हुआ, हमास लिव्ड अप टू देयर एंड ऑफ द बार्गेन। हमने वीडियोज़ भी देखी हॉस्टेज रिलीज़ की। तो जो एक पब्लिक परसेप्शन बनाया हुआ है कि हमास जानवर हैं, ये ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन्होंने क्यों अक्टूबर 7th किया, ये तो बस सिर्फ जूस मारना चाहते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एक तरफ जंगली जानवर और एक तरफ सिविलाइज्ड लोग, जो वेस्टर्न मीडिया पेंट कर रहा है, इस तरह नहीं है। एक तारीख है हॉस्टेज एक्सचेंज की, एक तारीख है जिसमें इज़राइल ने पैलेस्टीनियन हॉस्टेज रखे हुए हैं, जबकि उनका कानून ये कहता है कि एक बच्चा भी अगर पत्थर भी फेंके टैंक तक, तो उसको भी सालों-साल, डेकेड्स तक आप जेल में डाल सकते हैं। उसमें Hamas has lived up to their end of the bargain despite facing a genocide, despite facing violence, and I hope saner minds prevail and people can come to the table and one day Palestine can be free. अच्छा, और उसके अंदर शहजाद एक और मेरी यहाँ पे जो ओवर द लास्ट ईयर और सो आर्ग्यूमेंट्स होती थी लोगों से, राइट, इट्स अबाउट लैंग्वेज मैटर्स। हम जब बात करते हैं पॉडकास्ट पे, कहीं भी लिखते हैं आर्टिकल्स, लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ें टू दिस डे, या वेस्टर्न लीडर्स की स्पीचेस सुने, तो हमेशा कहेंगे कि पैलेस्टीनियन टेररिस्ट, और वो इजरायली एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, which is a really interesting turn of phrase, because terrorism, because I've studied this subject, is defined as the use of violence against civilians by non-state actors to achieve political goals. This is the classic definition of terrorism. तो जब हमास या इस्लामिक जिहाद या कोई और भी ग्रुप दुनिया में कहीं भी हो, वो अटैक करता है सिविलियंस को, नॉन स्टेट आर्म ग्रुप है, एक पॉलिटिकल गोल अचीव करने के लिए, तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में फॉलो होता है। थम्स अप, अग्रीड। इजरायली एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स जब ये कहते हैं दे आर ऑल्सो टेररिस्ट, क्योंकि उनका वो भी नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि ज़मीन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और ज़मीन ऑक्यूपाई करने का सियासी मकसद उनका ये है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। तो जब अमरीकी मीडिया या अमरीकी सिफारतकार टोनी ब्लिंकन या दूसरे वेस्ट में लोग एक्सट्रीमिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं देते अपने ऑडियंसेस को कि ये भी दहशत गर्द हैं, विच इज़ वॉट वी शुड कॉल आउट। कि जब आप बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की, तो दहशतगर्दी दोनों तरफ होती है, लेकिन मीडिया में उसे उस तरह फ्रेज नहीं किया जाता, विच इज़ वेयर द प्रॉब्लम देन बिगिंस। कि आप एक साइड को दहशतगर्द कह रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग टर्म, बट ऑब्वियसली डजंट कैरी द सेम implications on a policy level that terrorism carries, which has I been would the pushback here. I would even go one step further than you there. I think हमने जो ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का एक शैम बनाया हुआ था, वो तो सबके सामने नेकेड हो चुका है। उसमें भी ये जो टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप एक फ़ोर्स बना लेते हैं, आईडीएफ अगर रूल्स ऑफ वॉर से निकल के, जिनीवा कन्वेंशन से बाहर निकल कर जो-जो हरकतें करता है, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट द ऑफिशियल आर्मी ऑफ इज़राइल एंड देयर आईडीएफ ऑफिसर्स डूइंग दिस, आई डोंट थिंक we should not call them terrorists just on account of the fact that they're state actors as opposed to non-state actors. तो जिस तरह हम डिफाइन भी करते हैं, वो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की वजह से ये डेफिनेशंस बनती हैं। इसमें नॉर्म फिंकलस्टीन ने भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है कि जब नैट टर्नर स्लेव रिबेलियन करता है, तो उसको वायलेंस समझा जाता है, जबकि जो स्लेवरी का निज़ाम है, क्योंकि वो लीगल है और वो लीगली ज़ुल्म हो रहा था,
उसको हम ज़ुल्म नहीं कहते। अब जब आईसीसी ने भी बोला कि नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट्स निकालो, ये वॉर क्रिमिनल है, तो ये जो सारे मुल्क हैं ये इकट्ठा हो गए। मैं बोला नहीं, नहीं, ये कानून तो हमने अफ्रीका और एशिया और इन मुल्कों के लिए निकाला है, और अमेरिका जो बाप बनता है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का, उसने आईसीसी को सैंक्शन कर दिया। So even beyond our definitions, I think we should start questioning what is defined as violence, what is defined as terrorism, and who has the power to define that, and how they manufacture these narratives through the media and through public policy and through these international organizations such as the ICJ and the ICC and the United Nations. आई एग्री। और अभी डीसी में इस हफ्ते क्योंकि सीज फायर आगे बढ़ी तो एक कॉन्वर्जेशन ये चल रही है कि क्या ट्रंप ने बीबी के साथ एग्री किया है कि रिपब्लिकन कांग्रेस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मिलके आईसीसी पे सैंक्शंस लगाएंगे कि नहीं फॉर दीज अरेस्ट वारंट्स। ये अभी तक लगे नहीं है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लगाए इवन दो प्रेशर है रिपब्लिकन साइड से। तो ये एक कॉन्वर्जेशन है, नैरो पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट, कि आप एक्शन लेंगे आईसीसी पे फॉर हाउ डेयर दे issue arrest warrants for an American ally. So that will be also interesting to watch. Just to put a button on this issue, Uzair, आप एक टाइम बाइडेन सपोर्टर भी थे। इस इलेक्शन में भी आप कह रहे थे कि कमाला को सपोर्ट करो। क्या क्या मिला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने अपनी सारी सपोर्ट बेस गवा दी, इलेक्शन हार दिया ऑफ टेकिंग सच अ हार्ड लाइन ऑन द गाजा इशू, ऑन सपोर्टिंग इज़राइल टू द टी। ट्रंप ने आने से ही पहले विक्ट्री भी ले ली, और अब बाइडेन की जो लेगेसी रहेगी, वो इज़राइल पैलेस्टाइन ही रहेगी। I mean, it's going to be a very dark legacy. In fact, Shadi Ahmed, who I respect from for his academic work, उसने ट्वीट भी किया था कि बुश के बाद से सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग फॉरेन पॉलिसी लिहाज से प्रेसिडेंसी रही है वो इन 4 साल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की रही है। एंड अगेन हमें ये देखना चाहिए कि क्योंकि ऑब्वियसली वी कमेंट एंड फॉलो द न्यूज़ ऑन अ डेली बेसिस, हमें लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री भी देखनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट इंतिफादा के बाद और सोवियत जिहाद के बाद वो रूट थी 9/11 की, जो 20 साल 25 साल बाद आके हमने देखी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और आज तक रीजन उससे भुगत रहा है पूरा का पूरा। ये जो हुआ है ये ख़त्म नहीं होगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ब्लिंकन ने अपनी आखिरी स्पीच में ही, विच वाज आयरॉनिक ऑफ हिम टू से, हुँ। कि हमास हैज़ रिक्रूटेड एज मच इफ नॉट मोर फाइटर्स थ्रू द फाइटिंग इन पोस्ट अक्टूबर 7 एज दे हैव लॉस्ट, यानी कि जितने उनके मरे हैं उसके इक्वल या उससे ज़्यादा उन्होंने और रिक्रूटमेंट किया, और अभी तो रिक्रूटमेंट शुरू हुई है। तो जब आप ये चीज़ करते हैं और ये जो लेगेसी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके रेपरकशंस बहुत फार रीचिंग होंगे। और यहाँ पे डोमेस्टिकली एक व्यू अब उभरता आ रहा है कि करंट जो डेमोक्रेट पार्टी है वो एक परमानेंट वॉर पार्टी बन चुकी है एट फॉरेन पॉलिसी लेवल, और उसका क्रिटिक रिपब्लिकन साइड पे बड़ा स्ट्रांग है कि हम नहीं चाहते ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, नो, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, राइट? अगर आप बुश का एरा देखें, रिपब्लिकन पार्टी वाज नोन एज द परमानेंट वॉर पार्टी, Obama campaigned on reducing American footprint abroad, and now the roles have been reversed. So it'll be very interesting अगले 4 साल में कि ये इवॉल्व किस तरह होता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी। अगर हम इंटरनेशनल इसको लेकर नेशनल पर आएँ, तो चलें, हम हमें जो लगता था ट्रम्प करेगा, ट्रम्प हैज़ सरप्राइज़्ड अस। तो हमारी ट्रम्प के बारे में लोकल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा राय है। क्या आपको लगता है वो हाँ, यहाँ पर भी हमें सरप्राइज़ कर सकता है, और वो पॉलिसी और एक्सपेक्टेड पॉलिसी से हटकर डायरेक्ट इंटरवेंशन करके कुछ पीटीआई या इमरान खान के फ़ेवर में कर सकता है? आई थिंक उसकी लेवरेज इतनी नहीं है। हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए, और अगेन गिवन वो जो मैडमैन थियरी है ट्रम्प की, कि उसकी कहने से पहले ही लोग बहुत कुछ चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड में डेनमार्क इज नाउ नेगोशिएशन ऑल ऑफ अ सडन, राइट? तो ये एन मुमकिन है कि वो सरप्राइज थ्रो करें। लेकिन जो कोर इश्यूज हैं जिन पे ही इज़ गोइंग टू ड्राइव हिज फॉरेन पॉलिसी मूविंग फॉरवर्ड, जो पाकिस्तान के लिए मैटर करता है, वो है ईरान। और उस इशू पे इन पर्टिकुलर अगर तो पीछे बंद दरवाजों में, जिसका ना आपको पता होगा ना मुझे, पीटीआई वाले और खान साहब के करीब लोग ट्रम्प इंतजामिया को कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे ईरान के इशू पे आपको, तो आप हमारी मदद करें। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि व्हाट इज़ इन फॉर वाशिंगटन बाय ओवरटली सपोर्टिंग इमरान खान। लेकिन वो जो हैंगिंग सॉर्ड है ट्रम्प के सरप्राइज की, आई थिंक उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हो रही है, इंक्लूडिंग नेगोशिएशंस। So let me lay down the
lay of the land on the local issues front. एक मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर अली मीन गंडापुर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। इमरान खान खुशाइन कहते हैं, वेलकम करते हैं इस मुलाकात को। पीटीआई इस मुलाकात को सेलिब्रेट करती है। तलत हुसैन जराए की बुनियाद पर कहते हैं कि जराए ने बोला है कि सिर्फ सिक्योरिटी डिस्कस हुई है, कोई पॉलिटिक्स उस तरह की डिस्कस नहीं हुई। इस तरह के जराए जब आते हैं मिलिट्री की बात करने, तो वो मिलिट्री खुद ही न्यूज़ देती है अक्सर इस पे और एक मैं कहती है। नुआंस डाल दूं टू जी, जी। इंटरप्ट यू। जी, जी, इसकी जो बिल्कुल। पहली लीक्स आई थी ना, वो सोशल मीडिया पे एक्स अकाउंट्स जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट अकाउंट्स होते हैं, अनोनिमस जो होते हैं, वहां उनको से आई थी गालियाँ पहली। पड़ी थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहली लीक उन्होंने खुद की, यानी कि सिक्योरिटी जराए ने पहले खुद बताया कि ये मीटिंग हुई है, फिर वो मीटिंग खान साहब से कंफर्म हुई, और फिर जब उसको सियासी रंग दिया गया तो उन्हीं सिक्योरिटी जराए ने कहा कि नहीं नहीं, सियासत तो डिस्कस नहीं हुई, सिर्फ हुँ। सिक्योरिटी डिस्कस हुई है। रिगार्डलेस पीटीआई कम्स ऑफ लुकिंग बैड इन दिस सिनेरियो। उसके फौरन ही बाद आज कुछ 3-4 घंटे पहले जजमेंट आ जाता है अल-कादिर केस में। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा डिटेल में डिस्कस करने की, आई थिंक इस पॉडकास्ट में तो हमारे पास वक़्त नहीं होगा। इन समरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 190 मिलियन का पाउंड्स का फ़ायदा दिया मलिक रियाज़ को, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए थे। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिए और उनको एडजस्ट कर लिया फॉर अ सेपरेट फाइन इन अ सेपरेट केस, जो कराची में बहरिया टाउन कराची बनाने के लिए सिंध की ज़मीन चोरी की गई थी, उसके अगेंस्ट वो पैसे एडजस्ट कर लिए गए। जो उनका फाइन था, आई बिलीव इट वाज़ 456 बिलियन 400 बिलियन कुछ पाकिस्तानियन। रुपए हाँ, था। 456 458 बिलियन कुछ इसी तरह था। उसके बाद उस कैबिनेट अप्रूवल दिया जाता है, कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं हमें दिखाए भी नहीं गए कंटेंट्स। उसके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनता है और फिर मलिक रियाज़ जो हैं, पहले 253 मिलियन की ज़मीन देते हैं अल कादर ट्रस्ट को, पहले जुल्फ़ी बुखारी को देते हैं, फिर वो देते हैं। फिर इमरान खान और बुशरा बीबी अल कादर ट्रस्ट ट्रस्टी बन जाते हैं, उनके 2 सोल, और फिर 180 मिलियन और डोनेट करते हैं टू अल कादिर। मेरी नज़र में ये क्विड प्रो क्वो है, बट बियॉन्ड द फैक्ट्स ऑफ द केस आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट इज़ कि ये नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो ने करप्शन की या नहीं की, या ज़रदारी ने करप्शन की या नहीं की, या पैनमा के फैक्ट्स क्या थे, या अल कादिर के फैक्ट्स क्या हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदान को हटाना हो, तो जी जीआईटी भी बन जाती हैं। इमरान खान खुद कहते हैं कि जनरल बाजवा ने ब्रिगेडियर्स भेजे जीआईटी में, नवाज़ शरीफ को उस वक़्त हटाना था, सब उनका सोल टारगेट था। जब उनकी ज़रूरत हो तो वो लैंड इस्लामाबाद में करते हैं, साइन करते हैं, केस गायब हो जाता है, लाहौर में आके जलसा हो जाता है। उसी तरह इमरान खान जब ताकत में थे, फॉरेन फंडिंग केस हो, एंटी टेररिज़्म का केस हो, 2014 का जो उन्होंने अटैक किया था, वो सब केसेस गायब हो जाते हैं। वो पावर से आउट हो, उनको इस्तेमाल करना हो, तो जी उनकी शादी पे भी क्वेश्चन मार्क्स उठ जाते हैं, इद्दत केस भी बन जाता है। और अब ये अल कादिर यूनिवर्सिटी केस का जजमेंट मेरी नज़र में इसलिए नहीं आया क्योंकि इमरान खान ने करप्शन की है। मेरी नज़र में भी उन्होंने करप्शन की है। वो इसलिए आया है कि मिलिट्री उन पर प्रेशर डाल सके, और मेरी नज़र में वो 0 टू निल चांसेस है कि वो 14 साल इसमें जेल डालेंगे। ये डील के लिए, प्रेशर डालने के लिए कन्विक्शन डाला गया है। योर टेक उज़ैर। आई फुली एग्री, और उसका अगर लोगों को क्वेश्चन है कि ये इस तरह इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील प्रोसेस है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील प्रोसेस है, और या आप नवाज शरीफ के केसेस देख लें या तारीख में और केसेस देख लें, तो इसी तरह होता है कि फिर वो बेंच बनेगा, और बेंच जो है वो डिलिबरेटली लूप होल्स डाले जाते हैं जी, जजमेंट पे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेगा और जी कहेगा कि सर, जी ये नहीं, बेंचों और वो कन्वीनियंटली सारा का सारा मामला जो है वो रैप अप हो जाएगा। और इनफैक्ट अभी भी जो है इस केस के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, दो सर, इंटरेस्टिंग क्योंकि फैक्ट्स मेरे आपने सामने हैं। बेंच का ज़िक्र किया, एक शायर ने बहुत एक अच्छा शेर लिखा था, अगर मैं सुना दूँ, इजाज़त हो? बिल्कुल। यही कोर्ट्स के बारे में उन्होंने लिखा था कि बेंचों का मुल्क है, बेंचों ही चला रहे हैं, बेंचों से चल रहा है मेरा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, जी, दैट्स अ गुड वन। तो अब वो जब रिव्यू होगा तो विल सी। ऑलरेडी बात हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कुछ सीटें खाली हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट के बाद ये अपील हुँ, चलेगा, तो चीफ जस्टिस साहब बेंच बना सकेंगे एक स्पेसिफिक तरह की, डिपेंडिंग ऑन द माहौल ऑफ द डे इन पिंडी एंड इस्लामाबाद एज द नेगोशिएशंस प्रोसीड। तो वी विल सी। बट आई एग्री कि इस पे वो इस तरह की सज़ा नहीं होनी, एक अग्रीमेंट किसी ना किसी तरह, बातचीत ऑलरेडी चल रही है, वो हो हुँ, जाएगी। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जिन जज साहब ने ये केस दिया है, अकॉर्डिंग टू हामिद मीर, उनकी एक ट्वीट है, यू कैन पुट इट अप ऑन द स्क्रीन एज वेल, कि जो जज हैं 2004 में गालिबन, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये अनफिट हैं, और एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी उनके खिलाफ, चार्जशीट इसेंशली थी।
तो अगेन यही होता है पैनामा केसेस और इनमें भी जो कन्वीनियंट कॉम्प्रोमाइज जजेस होते हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है लोअर लेवल पे, फिर टाइम चले और उस टाइम को इस्तेमाल करते करते अपील्स प्रोसेस में जो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करवाने हैं उन्हें करवा के फिर बात आगे बढ़ाई जाती है। ये मैंने भी जब फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे, किसी ने रिपोर्ट किया कि ये जज हैं, आई बिलीव नवीद खाना नाम है इनका, मतीउल्लाह जान ने भी बोला कि वो क्वालिफाइड। मुझे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, मे बी अगर वो न्यूज़ है या ट्वीट है वील पुट इट अप, बट आई कैन कंफर्म कि हुमायूं दिलावर जो पिछली दफ़ा यूज़ किए गए थे वो एक शेडी जज हैं, उनकी एक शेडी तारीख है। तो आई एग्री विथ यू एंड आई एंडोर्स योर ओपिनियन 100% कि इस तरह के हुमायूं दिलावर टाइप के जजेस और कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है जब अपने पॉलिटिकल गोल्स फर्दर करने के लिए किसी पॉलिटिकल एक्टर के खिलाफ आपने जजमेंट देना हो। इद्दत केस में भी ऑनेस्टली फैक्ट्स वही हैं जो बयान किए गए हैं, वो डेट्स जो हैं वो उमर चीमा ने रिपोर्ट कर दी थी, फैक्ट्स गलत नहीं हैं। बट आप उसको उछाल रहे हैं पॉलिटिकल गोल्स के लिए, वो भी बैकफायर हो गया। जो आपको लगता था कि हम इनको लेबल कर देंगे एंटी इस्लामिक थ्रू दिस, वो भी आपकी स्ट्रैटेजी नहीं चली। बिल्कुल, और इसके अंदर टू कंक्लूड दिस पॉइंट राइट, मैं हमेशा अपने दोस्तों को काफ़ी टाइम से स्पेशली 2022 के बाद से यही कह रहा हूँ, फिर ये कहूँगा थ्रू टू द ऑडियंस कि ये सारे के सारे जो डील्स होती हैं और जो हाइप क्रिएट किया जाता है, शार्प ज़बान इस्तेमाल की जाती है, ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होता है एट दैट वेरी एलीट लेवल टू गेट टू द टेबल एंड फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़। आप अगर उस प्रोपेगेंडा को, उस मैसेजिंग को, उस नैरेटिव को इतना सीरियसली ले लें कि आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ लड़ाई कर बैठें क्योंकि आपको लगता है कि बड़ी कोई प्रिंसिपल्ड फाइट चल रही है पाकिस्तान के अंदर इन इस बयानिए पर, ईदर साइड जो भी आपका पॉलिटिकल व्यू हो, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोट को इज्जत दो बड़ा जल्दी कन्वर्ट हो जाता है मीनार पाकिस्तान के जलसे में। और मीर सादिक, मीर जाफर जो हैं, आप देखेंगे आने वाले वक्त में, खुद ही वक्त बताएगा, बहुत जल्दी जो है आप मुहिब वतन बन जाते हैं उसके बाद। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा ओपिनियन बायस्ड है, तो मतीउल्लाह जान जो आजकल पीटीआई के हीरो हैं, उन्होंने ट्वीट किया एब्सोल्युटली या उसको असदतूर ने भी रीट्वीट किया कि या हमारा ट्वीट ऑफ द वीक भी मुबशर जैदी का है कि आसिम मुनीर को तमगा जमहूरियत देने का वक्त हुआ जाता है। आई थिंक दैट्स अ कॉल बैक टू के जब 1988 में इलेक्शंस हो गए थे तो बेनज़ीर भुट्टो ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग को तमगा जमहूरियत दिया था कि ठीक है आपने इलेक्शन करवा दिए, कोड नहीं लगाया। सो या द जिस तरह मर्दों के बिहेवियर के बारे में कहा जाता है, द बार इज लिटरली द फ्लोर। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही हिसाब है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर न्यूज़। बिफोर वी डू, आई डू वांट टू मेंशन के पारा चनार में वैसे तो एक सीज फायर अग्रीमेंट हो चुका है विच शुड बी सेलिब्रेटेड, बट अभी खबर आई है कि एक एड का कॉन्वॉय जा रहा था जिसको अटैक किया गया। तो मजम्मत ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इट्स नेवर एंडिंग life of extreme hardships for the people of Parachanar, and our prayers go out to them. And I hope there is a end to this crisis sooner rather than later. या एंड आई वुड सल्यूट द पीपल लाइक द डीसी जिनको इंजरीज उससे पहले एक अटैक में हुई थी। आई थिंक इस अटैक में एक दो या तीन, आई फॉरगेट द नंबर, लोग मारे भी गए हैं जो कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो वी कैन ओनली सल्यूट देम फॉर देयर सर्विस, फॉर बीइंग ब्रेव इनफ टू ट्राई एंड गेट सप्लाईज इन। और ये मामला ख़त्म हो तो बेहतर है, बट इट इज़ कंटिन्यूइंग टू ग्रो एंड बच्चों की जाने जा रही हैं, इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं, एंड दिस इज़ जस्ट इंसेन दैट दिस इज़ स्टिल And गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। changing the mood completely to that. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा आयशा है और आज नज़म सेठी साहब अपने टाई ब्लू कलर की पहनी हुई है, यानी आपके पास कोई तो खबरें हैं। चिड़िया आती है और हमारी चील है, क्योंकि हम अमेरिका में बैठे हैं, तो चील जो है यहाँ पे, चील की दो खबरें हैं शहजाद। जी, एक ये कि यहाँ है भी आप वॉशिंगटन बॉल्ड ईगल, में गुड, अमेरिकन बॉल्ड ईगल हमारे पास न्यूज़ लेकर आई है। अमेरिकन बॉल्ड ईगल की एक्सक्लूसिव खबर है कि वॉशिंगटन में ब्रीफिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है कि ये जो टीटीपी का मसला है, ये कितना सीरियस है, इसके बारे में क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं। और एक पर्सपेक्टिव बन रहा है कि अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली माइक वॉल्स उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे, वो अफगानिस्तान में जो काउंटर टेररिज्म का मसला है उसको कुछ ज़्यादा सीरियसली लें कंपेयर टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रीफिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जो खबर है कनेक्टेड टू दैट,
वो ये है कि पाकिस्तान एक तरह से बयानिया बना रहा है इन इट्स डिप्लोमेसी बोथ इन इस्लामाबाद, जब बाहर से लोग या डिप्लोमेट्स मिलते हैं पाकिस्तान में लोगों से, सफारतकारों से, और बाहर के ममालिक में, कि वक्त आ गया है कि दुनिया एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी बनाए अगेंस्ट द अफगान तालिबान। और ये डिप्लोमेटिकली कहना पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है टू द टेल, के वही तालिबान जिसे 20 साल तक पाकिस्तान कहता था दुनिया को कि आप इनसे बातचीत करें और दोहा अकॉर्ड्स करा के दिए, आज वही पाकिस्तान कह रहा है कि इनके बारे में आपने कुछ करना होगा और साथ मिलके कुछ करना होगा। तो ये अफगानिस्तान का जो मसला है 25 के अंदर, मुझे लगता है कि ये एक एस्केलेट होगा और इसके अंदर बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं, जहां बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान इज वेरी क्विकली रनिंग आउट ऑफ पेशेंस विद द अफगान तालिबान एंड देयर प्रोटेक्शन ऑफ द टीटीपी। इंटरेस्टिंग, इसमें आई ऑल्सो फील इस हफ्ते बड़ी न्यूज़ थी, ईमान मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ब्लास्फेमी को कैसे एज अ बिजनेस डिस्कस यूज किया जा रहा है। आई डू फील इट्स अ मच लॉन्गर स्टोरी, वी ट्राई एंड कीप दीज एपिसोड्स क्रिस्प, एंड वी आर ऑलरेडी क्लोजर टू हाफ एन आवर, तो मे बी उसको हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। So that you want to round up the rest of the news of the week? वेरी क्विकली आई थिंक आई जस्ट हैव एक खबर इकोनॉमिक साइड पे के डेटा अभी आज सुबह ही आया है स्टेट बैंक का, कि पहला हाफ जो फिस्कल ईयर का ख़त्म हुआ है थ्रू दिसंबर 2024, पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस 1.21 बिलियन का आया है, विच कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर इट वाज अ डेफिसिट ऑफ 1.4 बिलियन। तो इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी कि आप सरप्लस जनरेट कर रहे हैं। और इसके अंदर अहम किरदार जो है वो रेमिटेंसेस ने किया है, विच इंक्रीज्ड बाय 33% ईयर ऑन ईयर टू 17.8 बिलियन डॉलर्स। तो वो जो लोग कह रहे थे कि लोग रेमिटेंसेस का बॉयकॉट करेंगे, द डेटा प्रूव्स दैट दैट्स पेटेंटली अनट्रू एंड पीपल आर सेंडिंग मोर रेमिटेंसेस नॉट लेस। सरप्लस इज गुड फॉर द इकोनॉमी, अगर ये प्रोसेस चले और ये स्टेबिलिटी रहे, इन्फ्लेशन कम रहे, तो दैट्स गुड। सो दिस इज अ रीअश्योरिंग डेटा सिग्नल। आखिरी खबर ऑन माय साइड इज के सैफ अली खान पे एक अटैक हुआ, ही वाज बैडली हैज बिन बैडली इंजर्ड, उनकी सर्जरी हुई है। वो जब लाए गए तो स्पाइनल फ्लूइड निकल रहा था उनके बॉडी से। We hope he recovers soon, and it's crazy, and our thoughts, and at least my thoughts and prayers go out to him and his family. But let's see कि क्या होता है, but I don't know if you have other stories to share as well. But I don't know why did you need to provide that caveat that our thoughts, at least mine, जैसे मेरे नहीं होंगे, जैसे नहीं मुझे नहीं, कोई I don't know why करीना I से said शादी that. करनी है, It's आई a डोंट नो slip व्हाई। of tongue. आवर थॉट्स एक्चुअली, एटलीस्ट माय थॉट्स एंड प्रेयर्स, क्या My मतलब thoughts, यार। शहजाद का नहीं, it मेरे was भी a दे slip दो of the साथ साथ यार, tongue. क्या मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है उससे यार। शहजाद के मैं भी कुछ, our मैं collective शायद thoughts, मैं let's शाहिद correct कपूर it. हूँ, मेरे क्यों नहीं होंगे थॉट्स भाई। मेरे भी थॉट्स है। इट जस्ट शोज यू हाउ फिकल लाइफ इज। यू मे बी सुपरस्टार, और अपेरेंटली गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही थी, और जो उनके बच्चे हैं इब्राहिम, उनको रिक्शे में लेके जाना पड़ा। कहाँ थी उनकी सिक्योरिटी? बट या डेफिनेटली थॉट्स एंड प्रेयर्स। इसमें बस मैं ये ऐड करूंगा कि मेरी नज़र में फवाद चौधरी ने एक बहुत अननेसेसरी ट्वीट की है। उन्होंने इस तरह के पेंट करने की कोशिश की है कि मुसलमानों पे इंडिया पे अटैक हो रहा है। नॉट टू डिमिनिश कि जी मुसलमानों पे कई जगह इंडिया में जुल्म नहीं होता, उसके अपने केसेस हैं, उनको अपना हाईलाइट करना चाहिए। बट इस तरह की न्यूज़ को इस तरह ट्विस्ट करके एक एजेंडा पुट फॉरवर्ड करना, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन क्रिटिकल ना भी हो तो सीरियस ज़रूर है सैफ अली खान की कंडीशन। आई डू फील इट वाज अ चीप शॉट बाय फवाद चौधरी एंड वाज एंटायरली अननेसेसरी। I fully agree on that, and I think एक और मैं देख रहा था, it didn't catch on, but शुरू में सोशल मीडिया पे कंस्पिरेसी थियरी हो रही थी कि जी वो हो सकता है ये अटैक किया गया हो क्योंकि सैफ अली खान ने राहुल गांधी के बारे में थोड़े महीनों पहले, हफ्तों पहले पॉजिटिव चीज़ें बोली थी। तो वो भी मैंने बड़ा वियर्ड लगा कि लोग हर तरह की कंस्पिरेसी थियरी सोशल मीडिया पे बना देते हैं कि ओहो इसका पॉलिटिकल कोई रंग है। नहीं, इट्स अ heinous attack, investigation हो रही है, hope the criminals are caught, but it's ridiculous for people to push out weird conspiracy theories. Do you want to comment on the Kashmir and EV story before we end, or do you want to just push that to next week? I think EV pay, I had a conversation with the minister as well. I think it's a good policy के incentive दिया है 45% tariff cut for EV charging, which is substantial. Policy ये है, from what I gathered in the conversation with the minister, के incentivize करना है electrification को, उसके बहुत सारे benefits हैं, especially on the oil import bill.
सो बहुत कम होता है जहां एटलीस्ट मैं इकोनॉमिक पॉलिसी देखूं और कहूं कि दिस इज गुड एंड इट कैन हैव गुड इम्पैक्ट. सो कूडोज टू द पावर मिनिस्टर फॉर व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू ऑन दैट साइड. और कश्मीर पे क्योंकि इंडिया ने स्टेटमेंट्स जारी की कॉलिंग पाकिस्तान द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर, पाकिस्तान आईएसपीआर ने और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उस पर रिस्पॉन्ड किया. लोग वो पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं. मेरा उस पर व्यू है कि वो बेसिकली जो हवाई फायरिंग होती है जबान की, वो हर थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान इंडिया की होती है. आई सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट. मेरे लिए जो मोर इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है वो ये है कि क्या सीज फायर एलओसी पे होल्ड हो रही है. बिल्कुल हो रही है, विच इज़ गुड. और क्या एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन हम देख रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स में कश्मीर के अंदर. नहीं, बड़े हैं थोड़े, बट दे स्टिल रिमेन विद इन दैट ब्रॉड बैंड जो कि कम होके उस तरफ ही रह रहा था. So one hopes that despite the हवाई फायरिंग ऑफ जबान, ये जो असल फायरिंग है वो ना हो, एंड वी कैन ऑलवेज होप फॉर दैट टू सस्टेन इटसेल्फ. You want to end it on the article of the week, recommended reading? Article of the week is by Khurram Hussain, who's somebody I read every week in Dawn, क्योंकि उनका इकोनॉमी पे टेक हमेशा इंटरेस्टिंग होता है. और उन्होंने एक प्रीव्यू दिया है कि आने वाली जो रिसोर्सेज पे लड़ाई है वो बढ़ सकती है. और आई एग्री विथ हिम कि इसका इशू ये है कि बेसिकली क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं और इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है, तो एक डेल्टा होगा इस आने वाले बजट में स्पेंडिंग के लिए. और उस स्पेंडिंग बजट को कैप्चर करने के जो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनको ये पैसा चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पर, पार्टी लेवल पर, प्रायोरिटीज पीपल्स पार्टी की, Mm. पीएमएलएन की अलग हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिक्योरिटी सेक्टर पे जहां 2018 से रियल टर्म्स में जो है, यानी कि अबव एंड बियॉन्ड इन्फ्लेशन स्पेंडिंग उस तरह नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द क्राइसिस. तो खुर्रम ने ये प्रीव्यू किया है कि इस लड़ाई को देखना चाहिए जो लोग मईशत को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस लड़ाई से फिर बहुत सारे सियासी मसाइल भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं. तो इट वाज अ गुड आर्टिकल इन दैट सेंस कि ही इज ऑलवेज इज वन स्टेप अहेड ऑफ द Mm. कर्व इन शोकेसिंग के और क्या इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं मईशत के अंदर. तो दैट वाज माय आर्टिकल ऑफ द वीक. Well done, Khurram Hussain. I'm probably seeing him tonight. If I may plug a video of the week, I thought my podcast with Junaid Iqbal was excellent. I would highly recommend everyone go and watch that. I watched it. It was really good, and it didn't feel like वो कोई 2 घंटे ऐसे लंबी पॉडकास्ट थी. तो I would recommend Mm. people watch it. And again, Junaid is very good क्योंकि वो जिस तरह वो complex issues को explain करते हैं बड़ा simple तरीके से. So anyone who wants to understand कि Yeah. क्यों investment नहीं होती, क्यों businesses पाकिस्तान में बढ़ नहीं सकते और किस तरह बढ़ सकते हैं, which was the best part about the Yeah. conversation, go check it out. As always, great energy. I think मैं थोड़ा pessimistic हूँ. It's always infectious to see somebody who believes that things can happen, is working towards making those things happen. So kudos to Junaid. You Kudos to can't be a you, Uzair. pessimist investor to him. He's an investor in Pakistan, तो आप pessimist नहीं हो सकते by क्यों definition. केविन और लेरी है ना, उसको लगता है कभी पैसा वापस नहीं आएगा, ये सारे कॉकरोच ये मेरा भी पैसा है. चुरा लेंगे. That's So true. kudos to Junaid Iqbal, kudos to Uzair Yunus, and kudos to Donald Trump. हमारा person of the week is Donald Trump. आपकी जितनी भी बुराइयां होंगे, thank you for making this happen. More power to the people. Free Palestine. Thank you so much, Uzair, and thank you to listening. Take Thank care. you. Bye bye.